नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, डायरेक्टर एंड फाउंडर अनुसंधान अकेडमी इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं इस समय आपके साथ हायर एजुकेशन के सेक्शन पर एक मैटर को टीच कर रहा हूँ, जो कि लास्ट कई वीडियोस मैंने उसके अपलोड किए हैं, जिसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को मैंने आपको दिए हैं। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज कुछ और अन्य फैक्ट्स जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से हटकर अन्य कुछ और शैक्षणिक संस्थानें हैं, अन्य कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में वर्तमान में अपना विशिष्ट योग दे रही हैं, शैक्षणिक उपादान कर रही हैं, उनके संबंध में अभी हम चर्चा करेंगे और उनके संबंध में आपको यहाँ पर मैं कई महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं जिस हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन की चर्चा करने जा रहा हूँ वो है न्यूपा। न्यूपा अपने आप में एक विशिष्ट संस्थान है। अगर न्यूपा की बात करें तो इसको 1962 में एक प्रकार से इसकी स्थापना जो है वो कहा जाए तो नेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में हुआ 1962 में, जब यूनेस्को के द्वारा इसे भारत में लाया गया। न्यूपा का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके इतिहास के रूप में ये कहा जाता है कि 1962 में नेशनल यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ, जब यूनेस्को ने 1965 में एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर की स्थापना की। यहाँ पे समझिएगा, इसका नाम बदला, कई बार इसका नाम बदला। मतलब प्रारंभिक नाम जो न्यूपा का था वो था एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और वो भी यूनेस्को ने इस नाम को दिया और भारत में इसकी स्थापना की एज ए नेशनल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, जिसे 1965 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया गया। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम कर दिया गया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अस्तित्व में आने के ठीक 4 साल बाद इस पर भारत सरकार का अधिकार हो गया। तो प्रारंभ में तो ये यूनेस्को के अधीन में कार्य कर रहा था, लेकिन आगे चल के भारत सरकार ने इसे अपने अधीन में ले लिया और उसका रखरखाव, इसका शैक्षणिक व्यवस्था सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने लगी। तब से इसे शैक्षणिक प्लानर्स और प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज का नाम दिया गया। इसे फिर से एक बार रीनेम कर दिया गया और इसे एक प्रकार से प्लानर्स कहा गया कि नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी तीसरी बार इसका नाम बदला। इसके बाद नेशनल स्टाफ कॉलेज की बढ़ी हुई भूमिकाओं और कार्यों के साथ विशेष रूप से सरकारों के लिए क्षमता निर्माण, अनुसंधान, पेशेवर सहायता सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने हेतु इसे फिर से 1979 में एक बार पुनः इसके नाम में परिवर्तन किया गया और राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, तो लगभग 4-5 बार इसका नाम बदला और इस रूप से ये नाइपा हुआ, NIEPA, नाइपा, यानी लास्ट में इसका नाम बदल के क्या किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा इन 1979। उसके बाद शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए गए अग्रणी कार्य करने के कारण भारत सरकार ने इसे अगस्त सन 2006 में डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड मतलब आप समझते ही हैं, मैंने कल आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डीम्ड मतलब होता है छद्म विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय का दर्जा होना, एक प्रकार से विश्वविद्यालय का गौरव प्रदान किया जाना है, विश्वविद्यालय की स्थिति में इसको मानना हुआ, विश्वविद्यालय का स्थान देना होगा। परंतु वास्तविक रूप से विश्वविद्यालयों के मानदंडों के अनुरूप इसकी स्थापना नहीं हुई है। इसकी स्थापना अपने किसी ट्रस्ट के आधार पे, जैसा कि इसकी स्थापना पूर्व में यूनेस्को के माध्यम से हुआ, फिर वर्तमान में 2006 में इसकी डिग्रीज को वैलिडिटी देने के लिए भारत में इसकी डिग्रीज की वैलिडिटी, इसको वैलिड मान्य बनाने के दृष्टिकोण से इसकी स्थापना की गई और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया।
इसे अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार मिल गया और इसका नाम परिवर्तन करके, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसका नाम परिवर्तित करके इसका वर्तमान नाम दैट इज शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय NUEPA यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह न्यूपा को पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा पोषित किया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुसार अगर हम देखें तो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुसार न्यूपा को पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुरूप इसका व्यवस्था किया जाता है। इसके शैक्षणिक व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का होता है उस प्रकार से इसकी पूरी शैक्षणिक व्यवस्था की जाती है और वर्तमान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तर्ज पर यह कार्य कर रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से इसे महत्व दिया जा रहा है। इसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का मंत्री होता है और वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप में इस समय दैट इज इसके रमेश पोखरियाल जो हमारे वर्तमान में MHRD मिनिस्टर हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस चांसलर का नाम दैट इज प्रोफेसर NV वर्गेसी है। इसके अंतर्गत कार्य कर रहे विभाग, अब इसमें चूंकि अब न्यूपा आपको एक थोड़ा बेहतर रूप से पहले और समझिए, न्यूपा एजुकेशन के फील्ड में विशेष रूप से बनाया गया संस्थान है। शिक्षा के दृष्टिकोण से, शैक्षणिक विकास के दृष्टिकोण से विशेष रूप से बनाया गया संस्थान था, क्योंकि ये देखा गया कि भारत ही नहीं विश्व में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण उपादेय है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अतः शिक्षा के लिए यूनेस्को ने प्लान किया और इस संस्थान की स्थापना भारत में की। बाद में सरकार ने खुद इस जिम्मे को संभाला और इसे एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पे संबंधित रिसर्च कार्य होता है। शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा पर रिसर्च किया जाता है। अतः यहाँ जो शिक्षा के विकास के लिए विभाग स्थापित किया गया, 8 विभाग यानी 8 क्षेत्रों में, जैसे कि हर विश्वविद्यालय में आर्ट है, साइंसेज है, इस तरह से अलग अलग संकाय होता है। यहाँ पर एजुकेशन के ही 8 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जिसमें सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वह है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, छठा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सातवां है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, आठवां है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन। न्यूपा द्वारा संचालित कार्यक्रम व कोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूपा में सिर्फ 3 कोर्सेज रन होते हैं। पहला है एमफिल और दूसरा है PhD और तीसरा है अंशकालिक PhD। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फुल्ली रिसर्च को डिवोटेड संस्थान है, यानी यहाँ पर रिसर्च के लिए एडमिशन होता है। अब बात उठती है कि कौन व्यक्ति यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो वो सभी लोग जो किसी भी विषय में परास्नातक हैं, PG। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, परंतु आप किसी भी विषय से परास्नातक हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ही। अन्य क्षेत्रों में भी जो लोग एजुकेशन से रिसर्च करना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इनके एडमिशन लेने पर अगर आप रिसर्च करना चाहते तो रिसर्च किसी मनगढ़ंत तथ्यों या अपने अनुसार विषय पर नहीं, बल्कि इन 8 डिपार्टमेंट के अंतर्गत विभिन्न 8 क्षेत्रों में शिक्षा को विभाजित कर दिया गया है। इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित रिसर्च आप कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको नीपा और न्यूपा यानी नीपा से बना न्यूपा के विषय में इन डेप्थ पूरा एनालिसिस किया। न्यूपा के बाद अगली जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान जिसे बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ,
और वर्तमान में इसे एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार देश के में भाषा के विकास के दृष्टिकोण से, फॉरेन लैंग्वेज के विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और ये है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, दैट इज EFLU। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाने वाला अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय है। यह दक्षिण एशिया में भाषाओं के लिए समर्पित एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है। मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि पूरे साउथ एशिया में हम देखें तो भाषा को समर्पित, स्पेसिफिक रूप से, जैसे अभी आपने न्यूपा के विषय में पढ़ा, वो शिक्षा को समर्पित है, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। वैसे ये एक विशेष महत्व की संस्थान हुई। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की घोषणा करने के दृष्टिकोण से 63, 64, 65, 66 में पढ़ाया था कि किसी विशेष क्षेत्र में गवेषणा हेतु किए गए संस्थानों की स्थापना हेतु संघ सरकार योजना बना सकती, संघ सरकार बिल लाएगी। उन्हीं सब तहतों, उन्हीं सब मानदंडों के अनुरूप भाषा के क्षेत्र में विशेष महत्व की यह संस्था है। इसी तरह से न्यूपा एजुकेशन के क्षेत्र में गवेषणा के हेतु बनाई गई विशेष महत्व की संस्था है। EFLU भी भाषा के दृष्टिकोण से बनाया गया। EFLU वास्तव में पहले सिर्फ इंग्लिश के दृष्टिकोण से बनाया गया एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। विश्वविद्यालय शिक्षा में आगे चल करके इसमें अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। जो भारत में अन्य भाषाएं हैं उसके साथ साथ हिंदी को भी सम्मिलित कर लिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा, साहित्य, भाषा विज्ञान, अंतः विषयक सारे सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्रों में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी, रूसी, जापानी, कोरियाई, पारसी, तुर्की अध्ययन प्रदान करता है। यानी कि लगभग काफी प्रमुख भाषाएं जो विश्व में बोली जाती हैं, उन सारे प्रमुख भाषाओं का एक प्रकार से ये केंद्र बिंदु है। फॉरेन लैंग्वेजेस और इंग्लिश के साथ साथ ये अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो EFLU हैदराबाद की स्थापना सन 1958 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में की गई थी। तो भारत में इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेंट्रली एक इंस्टीट्यूट के रूप में इंग्लिश के डेवलपमेंट पे किया गया, यानी भारत में अंग्रेजी के विकास के दृष्टिकोण से। अभी आजादी के बाद इंग्लिश पर फोकस करके एक विशेष संस्थान बनाया गया। हाँ, एक बात मैं यहाँ हमेशा करना चाहता हूँ कि इंग्लिश के प्रति जब भी बात आता है तो हमारे मन में उसके प्रति एक विरोध सी भावना जन्म लेती है। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश कोई बैरी भाषा नहीं है। ये अलग बात है कि जिन ब्रिटिशर्स ने हमें 200 वर्ष स्लेव बनाए रखा, अपनी वर्चस्व में बनाए रखा, भारत को गुलाम बनाए रखा, उनकी भाषा अंग्रेजी जरूर थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा किसी के ऊपर डोमिनेट करने वाली चीज नहीं है और अंग्रेजी भाषा किसी की बपोती नहीं है। अंग्रेजी भाषा एक माध्यम है। भाषा कभी भी किसी भी भाषा को कहें तो भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है। भाषा के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव और बैर नहीं होना चाहिए। भाषा एक ऐसी भाषा जो कि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोगों को बांधती है। इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है और अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है। इससे हम वैश्विक समुदाय की भावनाओं को, उनके विचारों को समझ सकेंगे और अपनी बातों को भी वैश्विक समुदाय को बता सकेंगे, क्योंकि हिंदी या अन्य हमारी लोकल भाषा को भी अन्य लोग नहीं जानते हैं। इस प्रकार से हम कूपमंडूप की भूमिका से बाहर आते हैं। कूपमंडूप यानी कुएं के मेढक की भूमिका से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कुएं का जो मेढक होता है वो कुएं के अंदर अपने आप को एक सरकार समझता है या उसमें समझता है कि वो पूरा एक प्रकार से वो संसार है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। और उसी प्रकार से हम अगर अपनी भाषा की एक क्षेत्र में निवास करेंगे और वहीं अपनी विचारों को आदान प्रदान करेंगे तो विश्व में इतना बड़ा भूखंड है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, उनसे हम कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। अगर हम हिंदी भाषा या हिंदुस्तान में देखें हिंदी बोलने वालों की संख्या, तो अगर हम हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या देखें तो लगभग
80 करोड़ से 1 अरब 100 करोड़ के आसपास की जनसंख्या निर्मित होती है। अगर इनमें हिंदी भाषा को बोलने वालों को देखें तो 50 करोड़ 40 करोड़ के आसपास, लेकिन अगर विश्व की पूरी जनसंख्या को देखा जाए तो 700 से 800 करोड़ की जनसंख्या है। अब उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतनी बड़ी भूखंड और इतने बड़े बहुल क्षेत्र में बहुल भाषाई लोगों से अपना संपर्क साधने के लिए हमें किसी एक ऐसी वैश्विक भाषा का प्रयोग करना होगा, वैश्विक भाषा को सीखना होगा, जिससे कि हम अपने विचारों को उन्हें दे सके और उनके विचारों को समझ सकें। इस दृष्टिकोण से हिंदी को मंच पे लाने की एक अच्छी विचारधारा हो सकती है, परंतु वैश्विक भाषाओं को सीखने के बाद ही हम जब मंच पे पहुंच जाएंगे तभी तो हम मंच पर अपनी भाषाओं को औरों को सिखा सकेंगे। इस दृष्टिकोण से इंग्लिश के प्रति बैर होना एक गलत भावना है। स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पे वापस लौटेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई। 1972 में इसे 3 प्रमुख विदेशी भाषाओं यानी अब अंग्रेजी के साथ 3 और भाषाएं जर्मन, रूसी और फ्रेंच के साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यानी CIEFL का नाम दिया गया। इस प्रकार से सोचिए, इसका नाम बदला और इसका नाम बन गया CIEFL। शैक्षणिक मीडिया अनुसंधान केंद्र को 1984 में CIFL में स्थापित किया गया, यानी पहले जो इसका नाम था शैक्षणिक मीडिया अनुसंधान केंद्र, उसे बदल करके CIFL कर दिया गया। सन 2006 में CIFL को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और फिर आगे चल करके इसे और सम्मान दिया गया, इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जिसके तहत एक संसद के में एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय यानी वर्तमान नाम EFLU कर दिया गया, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। इसके वर्तमान उपकुलपति प्रोफेसर E सुरेश कुमार हैं और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षक, शिक्षा, साहित्य, भाषा, विज्ञान, अंतः विषय और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य कैंपस हैदराबाद में स्थित है, लेकिन इसके देश में 2 अन्य कैंपस भी कार्यरत हैं, लखनऊ और शिलोंग। विश्वविद्यालय में रमेश मोहन लाइब्रेरी स्थित है। अब आपने BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी सुना होगा, नहीं सुना तो मेरे द्वारा समझ लीजिए। BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी काफ़ी फेमस है, साउथ एशिया में ये एक कहा जाए तो सबसे बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है और काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पुस्तकों का संकलन है। काफ़ी ऐसी विलक्षण पुस्तकें जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, परंतु इसके कैटलॉग में उपस्थित हैं। ऐसे दृष्टिकोण से यहाँ की रमेश मोहन लाइब्रेरी भी फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जो ऑनलाइन सार्वजनिक एक्सेस कैटलॉग के माध्यम से सामग्री प्रदान करता है। यानी ये बहुत ही आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला है। इसने ओपैक टेक्नोलॉजी यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को अपनाया। खैर, अब ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपना लिया है, आधुनिकतम रूप से ये परिणित हो रहा है, परंतु सर्वप्रथम इसी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का विकास हुआ। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, जिसे अक्सर लाइब्रेरी कैटलॉग के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। यह लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह द्वारा रखी गई सामग्रियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो यह कार्ड कैटलॉग का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। ओपैक पुस्तकालय के संग्रह का प्रवेश द्वार होता है, यानी कि आप अगर पुस्तकालय में अंदर आना चाहते हैं तो आपकी कौन सी पुस्तक आप चाहते हैं, आपके सामने कंप्यूटर का एक ATM के रूप में खड़ा हुआ एक मशीन रहेगा, उसमें आप अपनी जो पुस्तक चाहते हैं उसे आपने टाइप किया और वो ये तुरंत बता देगा कि ये पुस्तक इस लाइब्रेरी में है या नहीं है तो किस क्षेत्र में है, किस सेक्शन में रखा है,
और अगर नहीं है तो उससे संबंधित और कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं और वो कहाँ मिलेगी। अतः आपने जो पुस्तक पसंद की उसकी आपने प्रिंट निकाली, तुरंत एक स्लिप आपके हाथ में आएगी, 2 स्लिप आपको मिल जाएगी। एक स्लिप जाकर के आप लाइब्रेरियन को देते हैं और शांति से एक किनारे जाकर एक टेबल बेंच पे बैठ जाते हैं। 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही एक वर्ड बॉय आता है और वो आपको को पुस्तक देता है और फिर आप उसको पढ़ के उसे उसी तरीके से वापस कर देते हैं। तो आज जो हमारे भारत की अन्य लाइब्रेरियों में देखा जाए तो कैटलॉग बनाया जाता है जो हैंडमेड होता है, या उस पर प्रिंटेड रूप से चिपका करके बुक्स का नाम रख के हजारों कैटलॉग रख दिए जाते हैं, जिसमें आप ऐसे हाथ से उसको सर्च करते हुए अपनी पसंद की बुक निकालते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया काफी दिनों के बाद खराब हो जाती है, क्योंकि कागज में दीमक लगते हैं, तमाम अन्य समस्याएं आ जाती हैं। कुछ लोग कैटलॉग फाड़ देते हैं या ऐसे रफ रूप से इस्तेमाल होने से कैटलॉग फट जाते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज प्रणाली में या ओपेक प्रणाली में ये समस्या नहीं आती और इसके तहत कई जगह इस प्रकार से इस सिम में, चिप में सेव करके इसे ले जाया जा सकता है और घर बैठे भी ये देखा जा सकता है कि ये पुस्तक इस लाइब्रेरी में है या नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्टूडेंट्स की काफी महत्वपूर्ण 2 संस्थानों के विषय में मैंने अभी आपको बताया, और ये दोनों संस्थान भारत में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रख रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपका डेट इज अभी नेशनल न्यूपा और CIFL दैट इज AFLU इज नोन दैट AFLU, जो कि विशेष रूप से आपके भाषा के लिए बनाया गया और फॉरेन लैंग्वेज और अंग्रेजी के लिए विकसित एक संस्थान है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको यहाँ पर 2 प्रमुख संस्थानों के विषय में बताया, जो अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको लाइक करते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक्स में आप लाइक करें, और आपको इसके साथ ही मैं कुछ नई चीज़ें अपडेट करता चलूँगा। जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो मैं आपको सेंड करूँगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।